नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। लखनऊ के काकोरी कस्बे में पिछले दिनों एक दलित बुजुर्ग के साथ हुई बदसलूकी और पेशाब चटाने का मामला तूल पकड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मामले में दलित बुजुर्ग के साथ हुए शर्मनाक बर्ताव के विरोध में सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। अवधेश प्रसाद के मुताबिक वो इसका ऐलान 16 नवंबर को शहीद उदा देवी पासी की पुण्यतिथि पर करेंगे। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि शहीद उदा देवी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लोहा लिया था। तो पासी समाज से आने वाली एक महान स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि पर एक पासी समाज के बुजुर्ग के साथ हुई बदसलूकी के खिलाफ सत्याग्रह का ऐलान कर अवधेश प्रसाद ने एक बड़ा संदेश दिया है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज तक .in के एसोसिएट एडिटर कबूल अहमद, जिनसे हम इस मामले के इर्द गिर्द जो राजनीति है उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर असर है, इन सब तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। कबूल भाई, अवधेश प्रसाद जिन्होंने सत्याग्रह का ऐलान किया है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और खुद पासी समाज से आते हैं, नुमाइंदगी करते हैं पासी समाज की। तो क्या माना जाए उन्होंने एक बड़ा जातिगत कार्ड खेल दिया है, और समाजवादी पार्टी के नजरिए से आप इसका कितना असर देखते हैं? देखिए नीरज भाई, जो घटना काकोरी की हुई है और उस पे जिस तरह की सियासत हो रही है, पूरा अपोजिशन जो है, खास तौर से अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं रामपाल जो खास जो पीड़ित पक्ष हैं उनके साथ है। लेकिन दूसरी तरफ जो आप देखेंगे कि स्वामीकांत जो गुप्ता हैं, जो आरोपी हैं इस मामले के, उनके साथ अभी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं। तो इस वजह से भी चीजें बहुत तो सियासत हो रही है, निश्चित तौर पर दोनों तरफ से सियासत हो रही है और दोनों का नजरिया जो है वो अपने अपने वोट बैंक को है। लेकिन जो खास तौर से अवधेश पासी ने जो उधा देवी के खास तौर से उस दिन से अपने सत्याग्रह आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये पूरा अवध का क्षेत्र है, इसमें जो खास तौर से पासी जो समुदाय है वो बहुत अहम और निर्णायक वोटर है और दलितों में ये दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मतदाता है। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये कितना अहम फैक्टर है। दूसरी चीज ये है कि जो पासी समुदाय है वो एक मिलिटेंट कौम रही है। दलितों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर एग्रेसिव या मिलिटेंट टाइप की रही है तो वो पासी समुदाय रहा है। उसमें तीन जो है अवध के क्षेत्र में तीन जो दलित महापुरुष हैं उनका नाम आता है, जिसमें एक उधा देवी का, एक बिजली पासी का, तीसरा नाम वीरा पासी का है। ये तीनों ऐसे क्रांतिकारी पासी समुदाय से रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है अलग अलग समय में। वीरा पासी और विधा देवी, तीनों पासियों की है कहानी। और ये अवध के उसमें इन तीनों लोगों की बहुत अहमियत है समाज के लिए। अब उधा देवी के उस दिन कार्यक्रम नवंबर से जो शुरू करने का 16 नवंबर से अभियान है, तो आप समझ सकते हो इसको पूरी तरह से समाजवादी पार्टी ये दलित पासी समुदाय की अस्मिता का मुद्दा बना रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गैर जाटो दलित जुड़ा था, उसमें से पासी समुदाय को अपनी तरफ साधने में बड़ी कामयाब रही है और करीब 5 पासी सांसद समाजवादी पार्टी से जीतने में कामयाब रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में पासी वोटों पे अपनी पकड़ को कमजोर नहीं होने देना चाहती। वो भी तब खास तौर से जब बसपा पूरी तरह से एक्टिव हुई है, बसपा दलितों को अपनी तरफ जोड़ने हैं, जो उनका वोट बैंक छिटक गया है उनको लाने में। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट खेलना चाहती है और उसने अपने उस नेता को आगे कर दिया है जो 2024 में समाजवादी पार्टी के जीत के प्रतीक बन के उभरे थे, अयोध्या से जीते थे और अखिलेश यादव के सबसे करीबी नेता है। आप देखेंगे कि अखिलेश यादव जब जीत के आए थे संसद में, राहुल अगर अखिलेश यादव चलते थे बैठते थे, हर जगह वो उनके आसपास नजर आते थे। और लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव ने किया है, तो निश्चित तौर पे जब रामपाल पासी के साथ घटना होती है तो ऐसे में अवधेश प्रसाद के लिए बहुत अहम हो जाता है, खासतौर से पासी वोटों को साधने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बात को देखते हुए जो अवधेश पासी ने कदम उठाया है वो प्योर मुझे लगता है राजनीतिक तौर पे है। लेकिन वो अगर खामोश बैठते हैं तो मुझे हम्म। लगता है उनके जो अपने जो पासी लीडरशिप या एक लीडर बनने की वो है, उस पर सवाल हो जाएगा। लेकिन जहां ये घटना हुई है
ये मोहनलालगंज के संसदीय क्षेत्र के तहत आता है, काकोरी का इलाका है, और रामपाल रहने वाले मोहनलालगंज के हैं। तो आप समझ सकते हैं वहां से बस समाजवादी पार्टी के आर के चौधरी जो कि पासी समुदाय से आते हैं, वो वहां सांसद हैं। हम्म। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, सपा के लिए कितना है। लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे पे सियासत हो रही है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लंबे समय तक जिंदा रखना चाहती है, और वो ये बताना चाहती है पार्श्व समुदाय के साथ कि देखिए, अगर आपके समाज के साथ किसी के साथ घटना होगी तो हम पूरी मजबूती से खड़े हैं और लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई को हम उतना ही हालांकि बसपा के लोग भी गए, आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, तमाम कांग्रेस के नेता भी आए, लेकिन अब जिस तरह से अवधेश पासी उस लड़ाई को अब आगे ले जा रहे हैं, उसको पासी समुदाय की अस्मिता का मुद्दा बना रहे हैं, और कैसे उसके स्वाभिमान का है, उनकी उसका है कि उनके साथ जिस तरह की घटना हुई निश्चित तौर पर बहुत निंदनीय घटना है। लेकिन अब उस पर जिस तरह की सियासत हो रही है, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लंबे समय तक जिंदा रखना चाहती है, और उसका पूरा जो है सूख सहित कैश कराने की स्ट्रेटजी में। नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से ये राजनीति हो रही है, आपने कहा कि पूरा विपक्ष एक्टिव है इसको लेकर, लेकिन अगर हम गठबंधन की बात करें, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी की हमने बात की। हरिओम वाल्मीकि रायबरेली में पिछले दिनों जो एक दलित युवक की लिंचिंग, मॉब लिंचिंग करके मौत हुई थी, उसे लेकर भी कांग्रेस पार्टी, वो रायबरेली का चूंकि एरिया है, राहुल गांधी का नाम मरते मरते हरिओम वाल्मीकि ने लिया था। आज अजय राय हरिओम वाल्मीकि के घर उनकी 13वीं पर पहुंचे, इससे पहले राहुल गांधी भी पहुंचे थे। कुल मिलाकर गठबंधन के नजरिए से भी अगर देखें तो दलित वोट को लेके एक एक अप्रोच दिखता है, एक एक्टिव अप्रोच नजर आता है। वही जो बात आपने कही कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वोट मिला था दलितों के हिस्से का, 2027 में उसे और बढ़ाना चाहता है गठबंधन, आपको ऐसा लगता है? देखिए नीरज भाई, इसमें कोई शक नहीं है, और खास तौर से आप अगर अभी वाल्मीकि जी की बात कर रहे थे जिनका लिंचिंग हुई है, वो फतेहपुर के रहने वाले हैं, हालांकि उनका घटना उनके साथ रायबरेली में होती है। आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद एक घटना जो है अमेठी में, मतलब अमेठी संसदीय क्षेत्र में वो हिस्सा लगता है, रायबरेली से लगा हुआ है। और वहां पे नसीराबाद के इलाके में एक पासी की हत्या हो गई, मतलब ठाकुर समुदाय के लोगों ने कर दी थी। राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं, और राहुल जाके उस परिवार से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, एसपी तक से बात करते हैं। खास तौर से राहुल गांधी उस परिवार से मिलने के लिए जो है जाते हैं, और उस परिवार से मिलके वहीं फुर्सतगंज में बाकायदा कहते हैं, वो एसपी को कहते हैं इस मामले की जांच करो, और उसमें बाद में करणी सेना भी उतर गई थी। तो निश्चित तौर पे दलितों का कोई भी मुद्दा अपोजिशन किसी भी सूरत में अपने हाथ से नहीं जाने देता, और वो ये इस घटना के जरिए वो ये बताना चाहता है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी मौजूदा सरकार है वो दलितों की सुरक्षा करने में फेल्योर है। और दूसरी तरफ वो ये भी बताना चाहते हैं कि जो दलितों के नाम पे सियासत करने वाली बहुजन समाज पार्टी है, वो दलितों के मुद्दे पे कैसे खामोशी अख्तियार करती है। 9 अक्टूबर की मायावती की रैली होती है, उसमें उस रैली में आप देखेंगे कि जो है वो चीफ जस्टिस पे जूता उछालने का मुद्दा होता है, मायावती नहीं लेती हैं। या खासतौर हरियाणा में जो एक एसपी की वाई पूर्ण कुमार जो उनकी मौत पे आईपीएस भी अधिकारी। मायावती नहीं बोलती हैं। तो उसको मुद्दा को लेके कैसे जो है अपोजिशन, जो है वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, वो मायावती को कटघरे में खड़ी करती नजर आती है। तो मुझे लगता है कि वो ये बताने की कोशिश इस घटना के जरिए हो रही है, चाहे वो रामपाल पासी का मामला हो या वाल्मीकि का मामला हो, जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्योर एजेंडे में, इस कोर एजेंडे में दलित वोटर है। और खास तौर से आप देखेंगे पिछले दिनों जिस तरह से दलित नेताओं की कांग्रेस ने अपने एंट्री कराई है, खास तौर से अम्बेडकराइड जो विचारधारा के हैं, चाहे वो रविकांत हो, प्रोफेसर रविकांत लखनऊ यूनिवर्सिटी के हों, या बिहार के रहने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल हों। रतनलाल। ऐसे शख्सियत हैं जो अम्बेडकर की विचारधारा को आक्रामक हैं, और काफी मुखर तौर पे जाने जाते हैं इस वक्त, इन दिनों। आजकल वो आपको टेलीविजन पे दिख जाएंगे, तमाम चैनलों पे बोलते हुए, और दलित मुद्दों को पुरजोर तरीके से, तार्किक तरीके से अम्बेडकर की विचारधारा को रखते हैं, और उसको वो कांग्रेस के पक्ष में कैसे दर्शाते हैं, ये एक बड़ी वो देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जिस तरह से समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उसकी जो लीडरशिप है या उसके पार्टी का जो नेता हैं, वो कैसे दलितों के मुद्दे पे मुखर नजर आते हैं। मुझे लगता है बसपा, हालांकि मायावती भी ट्वीट करके करती हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरह
वो अपने आप को दलितों के साथ उस तरह से खड़ी होकर नहीं दिखाती हैं जितना जो है मुझे लगता है इन दिनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दिखा रही है। और मुझे लगता है उसकी यही वजह है, वो ये बताना चाहते हैं कि जो दलित लीडरशिप है, वो खासतौर से बहुजन समाज पार्टी, वो इन मुद्दों पे खामोश रहती है। कहीं ना कहीं उनकी बीजेपी से साठगांठ है, बीजेपी के साथ मिली भगत है। वो बीजेपी को इस तरह से बसपा और बीजेपी को एक साथ खड़े करके दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि दलित समुदाय का जो वोट बैंक अभी मायावती के साथ है, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ आए, कांग्रेस और सपा के अलायंस के साथ आए। क्योंकि ये दोनों पार्टियां ये बात को जानती हैं कि 2024 में जो दलित वोटर आया है, वो इनका कोई परमानेंट वोटर नहीं है, वो कभी भी हम्म छिटक सकता है। तो जो उसका विश्वास है, वो अविश्वास में न तब्दील हो पाए, वो विश्वास लगातार बना रहे इनके साथ में। जो संविधान आरक्षण के मुद्दे पे आया है, उसको ये लगना चाहिए कि वो जो समाजवादी पार्टी है या जिसके साथ वो वोट बैंक बसपा से छिटक के गया है, वो दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो बसपा से किसी भी कमतर या बसपा से ज्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हम्म बसपा से ज्यादा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं, जी। तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम्हारे दुख के साथ हमारा दुख है। तो कुबुल यही भाई, वजह है। कबूल भाई, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं क्योंकि ये एक शब्द मैं आपकी बात से लेते हुए अपना सवाल कहना चाहता हूं कि जब हम ये कहते हैं कि 2024 के चुनाव में दलित वोट का एक हिस्सा इंडिया गठबंधन के पास आया, तो क्या जब हम दलित वोट की बात करते हैं तो दो हिस्सों में सेग्रीगेट करते हैं, बांटते हैं उन्हें, जाटव वोट जो कि मायावती का सजातीय वोट है, और गैर जाटव वोट जिसमें पासी आते हैं और दलित समुदाय की दूसरी जातियां आती हैं। आपको लगता है कि, और ये जो गैर जाटव वोट है, इसी का एक बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन को मिला था, CSDS के आंकड़े के मुताबिक जाटव वोट का नहीं मिला था। तो ये आप ये देखते हैं कि मायावती की तमाम कोशिशों के बावजूद, जो 9 अक्टूबर को उन्होंने रैली करके एक तरीके से वापसी का संदेश दिया है, या तमाम चीज़ों के बाद, ये जो जाटव और गैर जाटव अलग अलग समुदाय, अलग अलग वोटर ग्रुप के तौर पे इन्होंने जो लोकसभा इलेक्शन में वोट किया, वो 2027 तक बना रह सकता है, या कम से कम राजनीतिक पार्टियां उसे वैसा ही बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं ताकि एक छतरी के नीचे दलित समुदाय का वोट ना डले, वो अपने अपने हिस्से का वोट राजनीतिक पार्टियां ले सके, खास तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। देखिए नीरज भाई, आपने सच कहा। देखिए, हम्म दलित जो है वो दो समुदाय में, दो वर्गों में बटा हुआ है। एक जाटो, हम्म जिसका वोट मतलब जो टोटल दलित 22% है, उसका 12%, मतलब यानी कि 12% उसका है। और 10% जो है वो गैर जाटो दलित है। यानी कि बहुत बड़ा, यानी कि 55% के आसपास, 50% से ज्यादा जो वोट है वो जाटो समुदाय का है। जिससे मायावती जिस समुदाय से आती हैं, उसको हालांकि उत्तर प्रदेश में अलग अलग उप नाम के से जाना जाता है। दूसरी तरफ गैर जाटो दलित है, जिसमें खास तौर से जो है वो पासी है, कोरी है, वाल्मीकि है, धोबी है। इस तरह से तमाम जातियां उसमें हैं। और इसमें खास तौर से दो जातियों की हम आप बात करेंगे नीरज भाई, एक वाल्मीकि, दूसरा कोरी। ये दो ऐसी जातियां थी, और खटीक तीसरा। ये तीन ऐसी जातियां थी जो मायावती के साथ कभी भी उस तरह से मजबूती के साथ नहीं रही हैं, जैसे उनके साथ जाटो हुआ करता था। हम्म पारसी समुदाय हालांकि बहुजन समाज पार्टी के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहा है, लेकिन 2012 के बाद, 12 के चुनाव से जो छिटका है, वो फिर दोबारा से नहीं आया है। 2012 में वो समाजवादी पार्टी के साथ गया, और 2017 में, और 2017 और 22 में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में रहा है। इसके अलावा कोरी समुदाय भी, और खासतौर से खटिक समुदाय और वाल्मीकि समुदाय, ये भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने वाल्मीकि समुदाय के बीच में बहुत लंबे समय तक काम किया है नीरज भाई। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटो जहां पे बसपा को वोट करता था, वहीं वाल्मीकि समुदाय जो है शुरू से भारतीय जनता पार्टी को वोट करता रहा है। इसी तरह से हमने देखा शहरी शहरी इलाके में जो खटीक वोटर है, उस पर भाजपा का बहुत लंबा काम रहा है। खास तौर से बजरंग दल जैसे संगठन जो रहे हैं, उन्होंने काम किया है। क्योंकि शहरों में जो दंगे का कल्चर रहा है, हिंदू मुस्लिम जो राइट होते थे, उसमें जो खासतौर हिंदू समुदाय की तरफ से लड़ने वाली कौम थी, वो खटीक समुदाय हुआ करती थी। दूसरी तरफ मुसलमानों की अलग अलग जातियां हुआ करती थी। तो एक थोड़ा सा ये आपको दिखेगा। दूसरी बात यह है कि मायावती पे एक आरोप लगता था कि मायावती ने सत्ता में रहते हुए जो फायदा हुआ वो जाटो समुदाय को हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको ये बताने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में, आप अगर 2014 का इलेक्शन से नीरज भाई याद हो, 2017 में, कि गैर जाटो और गैर यादव, गैर जाटो दलित और गैर जो है ओबी यादव ओबीसी, इनको भारतीय जनता पार्टी ने ये बताने, इस तरह का नैरेटिव सेट किया कि मायावती सरकार में
मायावती जो दलितों के नाम पे आई है सत्ता में, उसका जो राजनीतिक लाभ है वो केवल जो है दलितों के नाम पे सिर्फ जाटो समुदाय उठा रहा है। और यही बात बताने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने कि ओबीसी के नाम पे जो समाजवादी पार्टी है उसमें ओबीसी का जो जितना भी लाभ है वो यादव समुदाय उठा रहा है, और गैर जो ओबीसी है यादव वो नहीं उठा रहा है। तो एक तरह से ये किया गया। लेकिन अगर बात करें दलितों में, तो दलितों का जो पारसी समुदाय है नीरज भाई, एक समय वो कांग्रेस का बहुत कोर वोट बैंक हुआ करता था, फिर उसको बस बहुजन समाज पार्टी का उदय होता है और भारतीय बहुजन समाज पार्टी उसको अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा स्थायी नहीं रहता और वो लगातार छिटकता रहा है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो जो समाजवादी पार्टी के साथ एक नई लीडरशिप खड़ी है बसपा की, चाहे वो आर के चौधरी हो, ये भी बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए पारसी समुदाय के बड़े नेता हैं और अवध के आते हैं। दूसरे नेता इंद्रजीत सरोज हैं जो खासतौर से इलाहाबाद के इलाके से हैं और खासकर कौशाम्बी से हैं। वो कभी बसपा के बड़े हार्डकोर मायावती के राइट हैंड माने जाते थे। वो आज की तारीख में भी समाजवादी पार्टी के साथ है, उनके बेटे मौजूदा समय में सांसद हैं। दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद है जो समाजवादी पार्टी के ही दलित नेता के तौर पर रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के दौर में भी जो खास तौर से दलितों में जो फोकस हुआ करता था वो पारसी वोटों पे ही समाजवादी पार्टी का फोकस रहा है। तो समाजवादी पार्टी का जो वोट रहा है, खासतौर से पारसी समुदाय का है वोट रहा है, वो जो है अलग अलग समय पे अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ जाता रहा है। तो मुझे लगता है कि वो स्थायी बसपा का बहुत बड़ा एसेट्स वोट नहीं रहा है। एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि पारसी का जो वोटिंग पैटर्न है पारसी समुदाय का खासतौर से जो है, अगर उसका वोटिंग पैटर्न देखें तो वो बहुत अहम करता है कि उसका वोटिंग पैटर्न कैसा रहता है, क्योंकि उसके क्षेत्र में अलग अलग जगह इलाके पे नेता हैं। तो उन नेताओं का केंद्रित भी वो वोटिंग पैटर्न उनका रहा है। जी। रायबरेली में आप देखेंगे नीरज भाई, राहुल गांधी और केएल शर्मा की आज के जीत का जो आधार है वो पारसी समुदाय है, क्योंकि दोनों जगह पे पारसी समुदाय इतना बड़ा वोट बैंक है। दोनों जगह पे 4 से 5 लाख के बीच में है, यानी 4 साढ़े 4 लाख रायबरेली में भी है और करीब 5 लाख के आसपास वो अमेठी में भी है। तो कांग्रेस की जो सोनिया गांधी या राहुल गांधी अमेठी राय से यहाँ जीतते रहे हैं, इसमें पारसी समुदाय का बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है और वो अहम है। और वो जब छिटका अमेठी में 2024 के 19 के इलेक्शन में, तो राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं और 2019 में रायबरेली में सोनिया गांधी की मार्जिन गिर जाती है नीरज भाई, खास तौर से जब पारसी समुदाय का वोट थोड़ा सा नाराज हो चुका है। तो राहुल गांधी भी इस बात को समझते हैं कि पारसी समुदाय उनके लिए कितना अहम वोट बैंक है। अखिलेश यादव भी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आना है तो 2027 तक कैसे जो 2024 के इलेक्शन में आया है दलित, गैर जाटो दलित आया है, उसको जोड़ के रखने का। दूसरी बात नीरज भाई, एक बात कह दें कि मायावती निश्चित तौर पे जो है जाटो समुदाय की नेता हैं, उनके साथ आज भी जाटो समुदाय है, लेकिन उसमें भी बड़ा सेट लगा है नीरज भाई। अगर आप देखेंगे सीएसडीएस का आंकड़ा कहता है कि जो 100% जाटो वोट है उसमें बहुजन समाज पार्टी को 2024 के इलेक्शन में सिर्फ 65% वोट मिला है, 35% खिसक गया है। और ये 35% खिसका इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी बीएसपी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खड़ी नहीं दिख रही थी। खड़ी जो उनके सामने सपा और कांग्रेस दिख रही थी, और उसके दिखने से, और जब खासतौर से बात आती है संविधान की आरक्षण की, दलितों में सबसे जागरूक कौम जाटो है और वो समझती है और वो मेंटली जो है वो बौद्ध जो है वो बौद्धिस्ट है। तो वो जो खास तौर से बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है या आरएसएस की विचारधारा है, वैचारिक रूप से भी वो उसकी विरोधी रही है। तो ऐसे में जब संविधान का खतरा होता है, आरक्षण का है, तो मुझे लगता है कि उसको भी वो झटका देता है। लेकिन वो मायावती का सजाती वोट होने के नाते रहा है। लेकिन आने वाला समय मुझे लगता है कि मायावती अगर खास तौर से उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में 2027 में, जो मायावती ने अभी 9 अक्टूबर करके ये कोशिश की है, लेकिन क्या वो गैर जाटो दलितों को जोड़ने में कितना हद तक, क्या उनके अपने पास वो क्या इंजी सरोज या आर के चौधरी और अवधेश प्रसाद के लेवल के नेता अपने पारसी समुदाय में स्टेब्लिश कर सकती है नीरज भाई? तो मुझे फिलहाल वो नहीं दिख रहा है। इनके जी। पास मायावती को छोड़ के कोई दूसरा दलित नेता नहीं है। तो वो एक बड़ा जो है खास तौर से मायावती जिस तरह से जाटो के समुदाय को साध सकती हैं, लेकिन गैर जाटो को साधने के लिए वो लीडरशिप नहीं है। वो फेस कौन होगा? क्योंकि एक समय इंद्र सरोज, आर के चौधरी ये जैसे नेता हुआ करते थे तो बहुत आसानी से वो वोट को साध लिया करते थे। तो मुझे लगता है मायावती के लिए थोड़ा सा ये झटका है। दूसरी तरफ मायावती की राजनीति को लेके भी सामंजस्य असमंजस की स्थिति लगातार बनती जा रही है। वो ये
कि मायावती एक तरफ 9 अक्टूबर को रैली करके एक मैसेज देती हैं, कोशिश करती हैं, एक भीड़ दिखा के अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह भरती हैं, लेकिन उस रैली भीड़ से उत्साह भरने के बाद उनके लोगों में एक जोश आता है, लेकिन फिर जो है खामोश हो जाना, अगर बैठ जाना। दूसरी तरफ आप पार्टी में एक्शन ले रही, तो जो अस्थिरता का भाव आता है उसका असर जो है सोसाइटी पे पड़ता है, वोट बैंक भी पड़ता है। तो मुझे लगता है एक ये चिंता है। दूसरी जी। तरफ जो आपने कहा कि हम्म। 2027 तक क्या संभल के रख पाएगा, तो मैं यही बात कह रहा हूं कि दो अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं, जो वोट आया है वो उनका अपना स्थायी नहीं है। उनका स्थायी वोट जो है वो यादव है, मुस्लिम है, उसके साथ जो आया है, जो मौर्य आया है या कुर्मी वोट आया है या जो पासी समुदाय का आया है या दूसरी और अलग अलग जातियों का आया है, अगर उसको सहेज के रखना है तो उसको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी उनकी है। जिस तरह से यादव और मुसलमान ये मानता है कि उनकी समाजवादी पार्टी उनकी है, तो क्या जिस तरह से जाटो मानता है कि उनकी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है, क्या वो मौर्य कुशवाहा या जो जातियां समाजवादी पार्टी के साथ 2024 में जुड़ी हैं, पासी समुदाय जुड़ा है, वो क्या मानेगा? तो वही विश्वास दिलाने के लिए अवधेश प्रसाद जो है उद्धव देवी के जो जिस के उस पे से कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जो अमर अनशन है, तो उसके जी। जरिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए जो पासियों की महापुरुष हैं, ये उसकी स्वतंत्र सेनानी है। और खासतौर से अवध में जो उद्धव देवी और बिजली पासी का जो वो रहा, इंपॉर्टेंस रहा है, जो महत्व रहा है, खासतौर से पासी समुदाय के बीच में, इनके पासी समुदाय के पासियों के मेले भी होते हैं, और वो अलग अलग जगह पे तो समझ सकते हैं, वहां पे पासियों समुदाय इकट्ठा जी। होते जी। हैं। जी। तो मुझे जी। लगता है कि ये एक तरह की उदा देवी के जरिए समाजवादी पार्टी ये मैसेज देने की है कि आप हमारे साथ आए हैं, तो हम कहीं से बसपा से कम नहीं है आपके साथ, हम आपके साथ हम्म। उसी तरह खड़े रहेंगे जैसे हम यादवों के साथ खड़े होते हैं या फिर हम मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं, उसी इसमें तरह से। आपके हाँ, साथ होंगे। इसमें मैं राहुल गांधी फैक्टर की बात भी करना चाहता हूं कबूल भाई, क्योंकि आपने बात की संविधान की, आपने राहुल गांधी की भी बात की, तो इन दोनों शब्दों को जब मैं जोड़ता हूं तो आजकल हम इन दोनों देखते हैं कि बहुत जगह राजनीतिक बहस ये होती हुई नजर आती है कि क्या देश में दलितों के नेता राहुल गांधी हैं आज की तारीख में। क्योंकि ज्यादातर जो क्षेत्रीय पार्टियों के दलित नेता हैं वो अपने अपने सजातीय दलित वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो मुसहर हो, चाहे वो जाटव हो। तो ऐसी सूरत में समाज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कोशिशें तो अपनी जगह, लेकिन राहुल गांधी की ये जो एक दलित नेता के तौर पर छवि पिछले कुछ महीनों में बनी है, इसका फायदा आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन को होगा? यानी वो समाजवादी पार्टी की कोशिशें हो रही हैं, साथ में राहुल गांधी की एक छवि और कांग्रेस पार्टी की कोशिशें, ये एक इंडिया गठबंधन का एक मिला जुला बड़ा दांव दलित वोट पर आपको नजर आता है क्या? मेरे भाई जो खास तौर से आपने जिस बात की जो इशारा किया है कि राहुल गांधी क्या दलित लीडरशिप के तौर पर उभर रहे हैं, क्या दलितों के बीच उनका विश्वास बन रहा है, तो कांग्रेस का एक समय जो वोट बैंक हुआ करता था वो दलित, मुस्लिम और अपर क्लास में खासतौर से ब्राह्मण समुदाय जो है समाज, कांग्रेस का एक परंपरागत वोट हुआ करता था। इन उस वोटों के सहारे कांग्रेस ने लंबे समय तक देश के अलग अलग राज्यों में और देश की सत्ता पर राज किया है। लेकिन जब से दलित लीडरशिप स्टेब्लिश होनी शुरू हुई या दलित राजनीति आनी शुरू हुई, खास तौर से उत्तर प्रदेश में जैसे काशीराम, बिहार में जैसे वो रामविलास पासवान उभरे, इसी तरह से महाराष्ट्र में अठावले या रिपब्लिकन ऑफ इंडिया जो पार्टी रही प्रकाश आरपीआई। हाँ, 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 या तो फिर इस तरह प्रकाश खड़ी हुई। अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर हाँ, तो पार्टी हाँ, थी। अभी प्रकाश अंबेडकर भी हैं, इसी तरह से अठावले भी जी हैं, रामदास अठावले, हम्म। तो खत्म हुई। लेकिन हाल के दिनों में देखा गया कि बसपा लगातार 2007 के इलेक्शन के बाद जीतने के बाद से, अगर देखें 2012 से, तो लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार डाउन हुआ है। हालत ये हो गई है कि 9 पॉइंट कुछ पे आ गई है। एक पार्टी केवल एक विधायक है, वो भी ऐसे विधायक हैं जो माना जाता है कि बसपा ज्यादा वो अपने दम पे जीत के आए हैं। लोकसभा चुनाव में बसपा खाता नहीं खुलता है। चिराग पासवान अगर इंडिया के साथ ना हो तो उनका राजनीतिक खतरा है, आप समझ सकते हैं, खाता खोलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और उनका जो राजनीतिक रसूख है वो कभी भी बिहार की राजनीति में दुसाध से बाहर नहीं गया है। इसी तरह से आरपीआई, तो लगातार जो दलित लीडरशिप थी या दलित राजनीति थी वो लगातार देश में खत्म होती जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी का फिर से दलित पॉलिटिक्स की तरफ आना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पे मुखर हो जाना, दलितों के मुद्दे पे लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, अंबेडकर, आरक्षण, संविधान, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो राहुल गांधी ने अपना मूल मंत्र इन दिनों बना रखे हुए हैं। इनकी लड़ाई को लेके वो लड़ते हैं, संविधान की कॉपी वो जेब में रख के चलते हैं।
हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं। और दलितों के बीच में राहुल गांधी की जो इमेज स्टेब्लिश हो रही है, उस बात को देखते हुए मायावती का जो 9 अक्टूबर का भाषण है उसमें ये बात दर्शाता है। वो बार बार भले ही राहुल गांधी का नाम नहीं लेती, लेकिन कहती हैं फैशन बन गया है संवैधानिक कॉपी दिखाने का, और आजकल दिखा रहे हैं कुछ नेता, तो वो आपको बरगला रहे हैं। तो मायावती की जो टीस थी वो ये बता रही थी, और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को निशाने पे लिया है, वो एकदम साफ जाहिर करता है नीरज भाई कि दलितों के बीच में कांग्रेस की इमेज स्टेब्लिश हो रही है, राहुल गांधी की छवि बन रही है। और राहुल गांधी लगातार दलितों के मुद्दे पे वो कहीं और दूसरे समुदाय से ज्यादा मुखर आते हैं, मतलब दूसरे नेताओं से ज्यादा इतना मुखर नेता अभी फिलहाल मुझे कोई दिख नहीं रहा देश में, निश्चित तौर पे एक चीज। हम्म दूसरी तरफ नीरज भाई एक और बड़ी वजह यह है कि दलित जो है समुदाय, उसके अंदर भी एक चिंता बढ़ी है कि वो कहीं ना कहीं उसकी क्या राज उसके मुद्दे, उसकी राजनीति खत्म होना और कांग्रेस का विश्वास। और दूसरी तरफ बीएसपी की ये बेचैनी कि कांग्रेस के साथ अलायंस न करने की जो वजह है कि वो कांग्रेस से क्यों अलायंस नहीं करना चाहती, उनको लगता है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ वापस जा चुका है, और अगर कहीं बीएसपी ने अलायंस कर लिया और दलित चला गया तो मायावती की राजनीति वो दोबारा आने का, मुझसे एक बसपा के नेता थे, उनसे मैं बात कर रहा था, तो मैं उनसे बार बार पूछ रहा था कि आप कांग्रेस के साथ अलायंस करने से क्यों जब गठबंधन की पॉलिटिक्स चल रही है, तो उनका साफ कहना था कि मुस्लिम जो आज की तारीख में है, और राहुल गांधी जिस तरह से मुसलमानों के मुद्दे पे मुखर बोलते हैं, उससे जो है मुस्लिम वोट उनकी तरफ झुका है, वापस जी आया है। और अगर हम्म हमने अलायंस बीएसपी ने कर लिया और दलित वोट चला गया तो वो नहीं आएगा। भाजपा और हम्म सपा के साथ जाने पे जो दलित गया है वो वापस बसपा के साथ आ सकता है, लेकिन अगर वो कांग्रेस के साथ चला गया तो उसका पुराना ठिकाना है, फिर वो नहीं आएगा। तो कहीं ना हम्म कहीं इस बात को दर्शाता है कि आज की तारीख में कांग्रेस जो है वो दलितों की राजनीति पे सबसे ज्यादा फ्रंट फुट पे लड़ती हुई दिख रही है, मुझे भी दिखता है। लेकिन एक सवाल नीरज भाई जरूर बस वो दलितों के अंदर भी दिखता है कि राहुल गांधी दलितों के मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी दलितों को प्रतिनिधित्व देने में, संगठन में देने में वो जगह नहीं है। आज भी उनके यहाँ सामाजिक न्याय या दलित जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का कॉन्सेप्ट जो है लागू नहीं हो रहा है, न संगठन में दिख रहे हैं न। पार्टी का प्रेसिडेंट वो कह देते हैं कि हमने दलित हाँ समुदाय से बनाया है। हाँ कह के नहीं होता ना। आप अपने संगठन में कितने, आपके आज की तारीख में आपके प्रदेश अध्यक्ष दलित हैं, आपके संगठन में आपके कितने महासचिव दलित हैं, तो ये बड़ी चीज है, आपको लीडरशिप भी स्टेब्लिश करनी होगी। अगर आप राहुल गांधी चाहते हैं कि राहुल गांधी दलितों के विश्वास को बना रहे हैं, तो लेकिन वो क्या दलितों के विश्वास को तो बना रहे हैं, लेकिन क्या वो प्रतिनिधित्व देने में भी उतने वो हैं, तो ये बड़ा सवाल हो जाता है नीरज भाई। तो अगर हम्म आप वो अब मुद्दों को उठाने के साथ साथ, दलितों की बात करने के साथ साथ अगर वो दलित प्रतिनिधित्व देने लगेंगे, तो मुझे लगता है वो विश्वास जो दलितों में खोया है कांग्रेस के प्रति वो दोबारा जिंदा हो सकता है। और मुझे ये दिख रहा है कि दलितों के बीच में कांग्रेस में हालांकि रिवाइवल हुआ है, लेकिन अभी भी कांग्रेस को बहुत कुछ विश्वास जीतने की कवायद करनी होगी, क्योंकि जी नहीं तो वो राहुल गांधी की जो बातें हैं या कोशिशें हैं वो सब ढाक के तीन पात हो जाएंगी। हाँ, हम्म ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी भी दलितों को लेके एक नैरेटिव सेट कर रही है, उनको भी कोशिश कर रही है जताने की। तो मुझे लगता है दलित वोटों को लेके आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी दिखेगी, और देश में भी राजनीति दलितों पे केंद्रित, फोकस आधारित राजनीति अभी और भी दिखेगी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन दिनों भले ही बिहार चुनाव की बहुत ज़्यादा बात हो रही हो, क्योंकि बिहार चुनाव की वोटिंग बस अब होने ही वाली है दो हफ्ते में, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी राजनीति जिस तरीके से उबल रही है 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, उसके फोकस में हमें दलित वोट नज़र आता है। तमाम पार्टियों का फोकस इस समुदाय पर है कि इस समुदाय में अगर अपने अपने हिस्से का वोट वो ले सकें। ये पॉलिटिक्स, उत्तर प्रदेश की दलित पॉलिटिक्स में किसका दांव कितना भारी पड़ता है आने वाले दिनों में, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, और 2027 के नतीजों पर भी इसका बड़ा असर हमें देखने को मिलेगा। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए कबूल अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।